दुखती रख पर उंगली रखकर पूछ रहे हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद न थी, दुनिया चाहे जैसी हो। चलते रहना जलते रहना तो सूरज की मजबूरी है। सूरज ने कब चाहा था कि उसकी किस्मत ऐसी हो। और मुझको पार लगाने वाले पहले खुद तो पार लगो। मुझको पार लगाने वाले पहले खुद तो पार लगो। और तुम्हारा कर्म तुम्हें ले डूबेगा, कश्ती चाहे जैसी हो। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहूंगी, और वो ये कि जब हस्बैंड का सीरियस अफेयर है ये पता चले और साम नाम दंड भेद आप हर प्रयास कर चुकी हैं और वो मानने को तैयार नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति को स्वीकार कैसे करें, अपना बेस्ट वर्जन कैसे बने और सम्मान स्वाभिमान के साथ एक आदर्श जिंदगी कैसे जिए। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मैं तहे दिल से आभारी हूं एक बहन जो कि बिहार के किसी गांव से है। उन्होंने कमेंट किया भी 3 दिन पहले कि दीदी, मैं गांव में अपनी 2 बेटियों के साथ रहती हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी खास नहीं हुई है, इंटर मैंने किया हुआ है। मेरे पति शहर में कमाते हैं, जहां वो काम करते हैं एक महिला के साथ पहले उनका सीरियस अफेयर हुआ। उसके बाद अब ये पता चला है कि वो साथ में रह रहे हैं। मैंने हर प्रयास कर लिया, वो मानने को तैयार नहीं है। मुझसे ना जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है, क्योंकि ये 2 बेटियों की जिम्मेदारी है। मैं किसके सहारे छोड़ के जाऊं। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे आपकी जरूरत है। मैं सेशन बुक नहीं करा सकती हूँ, सीमित पैसे मिलते हैं, मुझे उसका हिसाब देना होता है। मैं दिल से आभारी हूं। आपके इस कमेंट ने मुझे प्रेरित किया है कि बीते 1 साल में बहुत सारी बहनों से जो मुझे जानने को सीखने को नया मिला है, वही मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो भीतर ही भीतर घुट रही हैं। अब उन्हें इस सिचुएशन को एक नई लाइट से देखने का और सीखने का इस अवसर को गंवाना नहीं है। जब ये पता चले कि हस्बैंड का सीरियस अफेयर है तो 2 गलतियां नहीं करनी है। पहला, उन्हें सार्वजनिक रूप से किसी भी तरीके से अपमानित नहीं करना है। ये बात बेडरूम की बेडरूम में होनी चाहिए। एक आदमी का, एक पुरुष का स्वाभिमान इस बात पर टिका होता है कि उसकी सार्वजनिक छवि क्या है। जब हम उसकी सार्वजनिक छवि को खराब करते हैं तो वो फिर सोचता है कि अब तो जाए भाड़ में, मेरा तो जो अपमान होना था तो हो चुका, अब तो मैं बेशरम बन के जीऊंगा। तो जिस पुरुष को गिल्ट और रिग्रेट होना चाहिए था वो उससे निकल जाएगा और वो फिर बेवाकी से जिएगा और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। इसी तरह से भूले से भी उस महिला से, उस लड़की को मारपीट करने की, धमकाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से आप अपना पक्ष कमजोर करेंगी और आपके हस्बैंड की सहानुभूति उससे जुड़ जाएगी कि अच्छा, बेचारी ने मेरी वजह से अपमान सहा, तो अब तो मेरी जिम्मेदारी है उसे सम्मान दिलाना। भारतीय कानून ये कहता है कि आप किसी भी तरीके से उससे मिलने से, उसके साथ रहने से आप रोक नहीं सकती। आप सिर्फ इतना कर सकती हैं कि आप तलाक दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं, लेकिन तलाक देना कहीं भी समझदारी नहीं है अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं। आप अगर एक गृहिणी हैं, आप एक होम मेकर हैं, तो समझदारी इसमें है कि आपने तिनका तिनका जोड़कर जो इतना प्यारा घर बनाया है, आप जिम्मेदारी के साथ, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिएं और इन 2 शख्सियत से सीखें। सबसे पहली है बॉलीवुड के एक्टर धर्मेंद्र जी की पत्नी आदरणीय प्रकाश कौर जी से। उनका एक स्टेटमेंट मैंने ऐसा पढ़ा कि मेरी आत्मा खुश हो गई और मैं नमन करती हूं ऐसी प्यारी सोल को। जब उन्हें यह पता चला कि उनके हस्बैंड का सीरियस अफेयर हेमा मालिनी जी से चल रहा है और उन्होंने मैनिपुलेट करके और धर्म परिवर्तन करके उससे शादी भी कर ली थी, उसके बाद उनका आप कलेजा देखें। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से बेशक मेरे पति उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं, वो एक अच्छे पति नहीं है माना, लेकिन वो एक अच्छे पिता हैं और अपने बच्चों की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। और रही बात हेमा मालिनी जी की और मेरे पति की, तो मेरे पति की जगह दुनिया का कोई भी पुरुष होता और 2 विकल्प होते, एक मैं और दूसरा हेमा मालिनी, तो हर पुरुष उस खूबसूरत महिला को ही चुनता। देखिए कितना बड़ा कलेजा है। और उसके बाद ये पक्ष तो उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए लिखा, हेमा मालिनी जी के लिए उन्होंने कहा कि इस जगह मैं भी अगर होती तो मेरे हस्बैंड का व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि मैं भी उनके तरफ झुकी होती और मैंने भी यही किया होता। जब एक महिला इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी शालीनता के साथ समाज को फेस करती है
वो एक आदर्श महिला कहलाती है। आप ब्लेस्ड हैं। जो स्थान भारत में पहली महिला का है, दूसरी महिला को कभी वो दर्जा मिल ही नहीं सकता। तो तैश में आके कभी भी डिवोर्स देने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आप आत्मनिर्भर नहीं है। आपने घर बनाया है, आप अपने बच्चों के राइट्स के लिए लड़ें और अपने अधिकार के लिए लड़ें, लेकिन घर में ही, बाहर किसी तरह का कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बहुत सुंदर एग्जाम्पल है शायरा बानो जी का। शायरा बानो जी जब छोटी थी तभी से उनके दिमाग में था कि वो तो सिर्फ दिलीप कुमार साहब से शादी करेंगी, और उन दोनों की एज में डिफरेंस था 25 साल। सब लोग उनकी इस कल्पना पे हंसते थे, लेकिन जब वो बॉलीवुड में आई, उन्होंने अपना ये प्रस्ताव दिलीप साहब के सामने रखा और 25 साल की इस डिफरेंस के बाद भी उनकी शादी हुई। उसके बाद उन्हें सौभाग्य मिला मां बनने का। वो शायद 7 या 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसके बाद कोई फिजिकल कुछ उनको कोई चैलेंज आया और उनको डॉक्टर ने बोला कि जो बेबी है उसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, और अब वो कभी मां नहीं बन सकती। इस न्यूज ने उनको भीतर से तोड़ दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा आहत थे दिलीप साहब। पर ऐसी परिस्थिति में शायरा बानो जी को संभालने के बजाय वो शॉर्टकट ढूंढने लगे, और उस दौरान उनकी नजर में आई एक नई महिला, और यहां फायदा उठाया ये जो दिलीप साहब की जो बहनें थी, वो शायरा बानो जी के व्यक्तित्व से बहुत ईर्ष्या करती थी। तो उन्होंने इस सिचुएशन को मैनिपुलेट करके उस पराई औरत को अपने यहाँ पर, उनकी एक आलीशान बंगलो था, उसमें पनाह दी और 1.5-2 साल छुप छुपा के उन्होंने रखा। शायरा बानो जी को ये बात पता चल चुकी थी, तो भी वो सब्र करके रह गई। कोई मीडिया नहीं, किसी तरह से भी उन्होंने ना उन्हें दिलीप साहब को अपमानित करने की चेष्टा रखी, ना कोई और एक्शन लिया। वो सब्र से अपने साथ वो उन्होंने एकांत में वो समय निकाला। 2-2.5 साल बाद कर्मा बैकफायर हुआ और वो महिला तमाशा करके दिलीप साहब की जिंदगी से चली गई। दिलीप साहब फिर वापस आए और शायरा बानो जी ने लविंगली उनको ग्रेस के साथ एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो दिल से उन्हें प्यार करती थी। और सबसे सुंदर बात यह है, दिलीप साहब 98 की उम्र में शरीर छोड़ के गए हैं, और उन्होंने पूरी उम्र उनकी बच्चे की तरह लाड़ लड़ा के उन्होंने सेवा की। ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे जिसमें वो उनके माथे को चूम रही हैं, उन्हें लाड़ लड़ा रही हैं। उनकी सेवा उन्होंने छोटे बच्चे की तरह देखी, क्योंकि वो शायद सेंस भी खो चुके थे। शायद 90s में आते हुए वो अपना मेमोरी उनका लॉस हो गया था। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप दोनों में से प्रेम सबसे ज्यादा कौन करता है? तो उनका स्टेटमेंट ये था, मुझे ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि ये मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं, मेरा प्रेम पर्याप्त है हम दोनों की इस प्रेम की पूर्ति के लिए। ऐसी महिलाएं समाज में आदर्श हैं, जो जीने की प्रेरणा देती हैं और आपके दिमाग से ये भ्रम निकालती हैं कि काश मैं सुंदर होती। प्रकाश कौर जी भी बहुत खूबसूरत हैं, वो तो उनकी महानता है जो हेमा मालिनी जी को वो सुंदर बता रही हैं। एक महिला को उसका व्यक्तित्व, उसकी शालीनता खूबसूरत बनाती हैं, ये शॉर्टकट नहीं बनाते हैं। आज भी लोग उनके मुरीद हैं, प्रकाश कौर जी के। इसी तरह से शायरा बानो जी का ये व्यक्तित्व, ये सरल व्यक्तित्व, 25 साल छोटी थी, वो जिसको चाहती है उसको चुन सकती थी, लेकिन 98 की उम्र तक, अंतिम सांस तक दिलीप साहब के साथ वो रही, और उन्होंने बहुत प्रेम से उन्हें विदा किया अपनी जिम्मेदारी के साथ। अब अगर दूसरी परिस्थिति है कि जिसमें आप आत्मनिर्भर है और आपको पता चलता है कि आपके हस्बैंड का सीरियस अफेयर है, तो अगर आप न्यूली मैरिड हैं, नया नया रिश्ता है, तो सेकंड चांस देने की जरूरत नहीं है, और किसी भी तरह की कोई स्थिति परिस्थिति को रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है कि आप ये समझ लें कि आप एक गलत ट्रेन में बैठ गई हैं, और समझदारी ये है कि जितना जल्दी नेक्स्ट स्टेशन आए वहां आप उतर लें, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं, आपको ये सब चीजें सहने की जरूरत नहीं है। और अगर उम्र कम है तो इस चीज से जल्द निकल जाएं, आपको एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन इस रिश्ते को लविंगली हैप्पी नोट पे छोड़ के जाना है। अगर आपने इसमें कोई कड़वाहट रखी तो फिर ये एक लूप बन जाएगा, तो फिर दूसरा भी रिश्ता वो मिलेगा, चेहरा बदलेगा, और इसी तरह का दर्द उस रिश्ते में भी होगा। तो उस महिला को भी फॉरगिव करना है, इस पुरुष को भी फॉरगिव करना है, और इस चीज को यहीं छोड़कर एक नई शुरुआत करनी है, तलाक दे देना है। जबरदस्ती इस चीज के पीछे नहीं पड़ना है, और वो क्या कर रहे हैं उनका कर्म उनके साथ, आपका कर्म आपके साथ।
लेकिन अब एक दूसरी परिस्थिति ये और बनती है, बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने मेरे साथ वन ऑन वन सेशन लिया, उन्होंने ये बताया कि उनके बच्चों की शादी की उम्र थी और तब उन्हें पता चला कि उनके पति का अफेयर है। वो बोल रही है कि अगर हम ये चीजें अपने परिवार में बताएंगे, बाहर जाएंगी, तो हमारे बच्चों की शादी कैसे होंगी। बच्चे 24 साल, 25 साल, 27 साल के हैं और ये वो मैम थी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति में मानसिक तलाक लेना उचित समझा। एक ही घर में रह रही हैं, सम्मान से रह रही हैं और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि वो बिना पति के हैं, बच्चे उनका सहारा है, बच्चों की शादी करनी है, अपने आप को देखना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, आध्यात्म और धर्म से जुड़ना है। उन्होंने इस बात की क्लैरिटी पा ली है। और यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे जो प्रेरणा मिली थी, वो एक साहब की कहानी है और वो मैंने अभी बीते दिनों वीडियो डाला है उसपे कि शादीशुदा पुरुष से प्यार करना सही है गलत, आप लोग देखें, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। उन साहब ने जब वन ऑन वन सेशन लिया तो उन्होंने अपनी आप बीती अपनी कहानी बताई और वो रिग्रेट और गिल्ट में थे। उन्होंने बताया कि 18 साल एक खूबसूरत शादी जो उन्होंने लव मैरिज करी थी और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने समर्पण के साथ उस रिश्ते को निभाया, दुख सुख में उनका साई की तरह साथ निभाया, लेकिन वो दैहिक आकर्षण से एक अन्य महिला से आकर्षित हुए और वो उनकी अच्छाई को भूल गए। मैम ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनके दिमाग में वो सब चीजें फितूर इतना हावी था कि वो बोलते हैं, उन्होंने बोला कि मैम उस समय मेरे ऊपर इतना पागलपन हावी था कि मैं अपनी पत्नी की अच्छाई को देख ही नहीं रहा था। मैं तो बहाना ढूंढ रहा था कि तू रूठा मैं छूटी, और मैं इंटेंशनली वहां से निकला क्योंकि मेरी लगन उस एक नई औरत के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन उन मैम ने इतना ग्रेस के साथ बिना कोई तमाशा करे हुए उनको उनके हाल पे छोड़ दिया और 2 बच्चों की जिम्मेदारी ली और सम्मान के साथ जीवन जिया। आप कलेजा देखें उस महिला का कि जो इसकी उम्र 48 एज हो गई है और वो ये सोच रही है कि अब तो जिंदगी का वो पड़ाव है कि अब 2-4 साल में बच्चों की हम शादी कर देंगे और अब जो बचा हुआ जीवन है उसको आनंद से जिएंगे। सोचिए वो कितना इनसिक्योर रही होंगी जब उन्हें ये पता चलता है कि एक बेहद खूबसूरत महिला मेरे पति की जिंदगी में आ गई है। पर उसके बाद भी आज भी वो मैम सर के टॉकिंग टर्म्स में है। बीच में ये भी परिस्थिति बनी कि सर के भाइयों ने बात करी कि भाभी आप दोबारा से एक मौका दे दो। उन्होंने बहुत प्यार से मना कर दिया कि नहीं, अब मैं आगे बढ़ चुकी हूं। इस तरह का जो महिला आदर्श स्थापित करती है, फिर ये यूनिवर्स की, ये परमात्मा की जिम्मेदारी होती है कि अपनी बच्चे की तरह उसको केयर करना, उसे हीलिंग देना। और मैं आपको बताऊं कि ये सेशन लेते हुए मैं इतनी भावुक हो गई थी कि मैं फूट फूट के रोई थी। और मेरा सर से कहना था, मैंने कहा सर मुझे तो आपको इस सिचुएशन में कि क्या बेस्ट हो सकता है, वो अपने दूसरे वाले इशू में फंसे हुए थे, वो दूसरा वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था उस बारे में मैंने बात ही नहीं करी। मैंने सर से ये कहा कि सर मेरी दिली तमन्ना है कि इस जन्म में अगर मुझे एक मौका मिलता है मैम से मिलने का तो मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी नजर में ऐसी महिलाएं आदर्श हैं जो हमें जीने की प्रेरणा देती हैं, सही राह पे चलने की प्रेरणा देती हैं। वो शॉर्टकट नहीं अपनाती है कि मेरे पति ने किया तो मैं भी अब ऐसे 4 मर्दों को फंसाऊंगी। वो ऐसा नहीं करती हैं। वो सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी को जीना पसंद करती हैं। अब तीसरी जो परिस्थिति है वो है कि जिन महिलाओं की उम्र 55 हो गई, 60 हो गई, रिटायरमेंट की उम्र है, वो सोच रही हैं कि अब जो बचा कुचा जीवन है वो भगवान की भक्ति करके और बच्चों की शादी करके नाती पोते खिलाने की उम्र है। उन्हें अब पता चल रहा है कि उनके हस्बैंड का सीरियस अफेयर है। एक मैम ने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की 3 दिन शादी को रह गए थे, शायद हल्दी या मेहंदी का कोई रस्म चल रहा था और उसी दिन कुछ उनके हाथ में कुछ ऐसा पड़ा जिससे पता चला कि सर का अफेयर है। मैम बौखला गई, पगला गई और मैम ने फिर उस चीज का विरोध किया। सर ने अपनी गलती मानने के बजाय मैम को बहुत मारा और मैम की स्किन इतनी प्यारी, इतनी ग्लोई और छोटे बच्चों जैसी। तो उन्होंने बताया कि मेरे पूरे चेहरे पर थप्पड़ के इतने निशान थे कि मैं कभी सैलून नहीं गई थी, लेकिन मैंने 3 दिन सैलून जाके मेकअप कराया। मेकअप इसलिए नहीं कराया कि मेरे बेटे की शादी थी, मेकअप इसलिए कराया कि वो जो चेहरे पे निशान थे वो मुझे हाइड करने थे। मैं खुद, मेरा ब्यूटी सैलून है, मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूं। मैं जानती हूं कि मेरे पास जब मेरे पास इस तरह की बुकिंग्स आती हैं तो महिलाएं 6-7 महीने पहले से बोल देती हैं कि दीप्ति ये वाली बुकिंग्स, ये स्लॉट बुक करके रखना, बेटे की शादी है।
हर माँ का अरमान होता है कि उस दिन वो सबसे खूबसूरत दिखे, लेकिन ये माँ अपने चेहरे के वो निशान छुपाने के लिए मेकअप कराने गई थी। इमेजिन कीजिए। उसके बाद मेरी उनसे वन ऑन वन सेशन पर बात जो हुई, मैंने उनसे यही कहा कि मैम, करने वाले को कोई रोक नहीं सकता। आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, बहू आ चुकी है। अब आप ये जो समय है, नहीं पता हमें वो समय कब तक का है, इस समय को आप आध्यात्म से जुड़ के लगाएं। पीछा करना, किससे बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उनका कर्म उनके साथ, आपका कर्म आपके साथ। आप आध्यात्म से जुड़े, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी सिचुएशन में एक और बुरी स्थिति सुनने को मिली। एक मैम जिनका बेटा 29 साल का था, उसकी डेथ हुई। उसके लिए लड़की देखी जा रही थी, अच्छा जॉब कर रहा था। 29 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हुई, और उसकी डेथ के 5वें या 6वें दिन पता चला कि उनके पति का अफेयर है। और अफेयर एक ऐसी लड़की के साथ था जो उन्हीं के बेटे की उम्र की थी। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो सर ने क्लियर मना कर दिया कि मैं अपनी औलाद खो चुका हूं, तो मुझे तो इसी से हीलिंग मिलेगी। अब आप ये सोचें, उस माँ ने भी तो बेटा खोया है, वो किससे हीलिंग लेगी? और आपको क्या लगता है, किसी की आंख में आंसू देकर ऐसे किसी को हीलिंग मिल सकती है? जितना जल्दी आप अपनी हीलिंग से जुड़ेंगे, जितना जल्दी आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़ेंगे, कर्मा बैकफायर होगा। और यही लड़कियां और यही महिलाएं, इनका जो बुरा कर्म है उसका सबक सिखा के जाएंगी। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव खुद के लिए है। और इस स्थिति परिस्थिति में मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ, क्या अच्छा अपने लिए सोच सकती हूँ, अपना ख्याल कैसे रख सकती हूँ, आध्यात्मिक से कैसे जुड़ सकती हूँ, दान पुण्य से कैसे मैं जुड़ सकती हूँ, सेवा कैसे कर सकती हूँ। बस आपका फोकस उस पर होना चाहिए। और आप ये मान लें कि आपका पति अब इस दुनिया में नहीं है। अब चलते फिरते वो दिख रहे हैं, तो ये समझ लें कि वो आत्मा भटक रही है, और उनकी उस आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें। उस महिला को उसके कर्म पे छोड़ दें। ये भी हमारा प्रारब्ध होता है कि इस तरह के हमारे जीवन में जब कोई इवेंट्स होते हैं, जितना जल्दी आप प्रार्थना से जुड़ेंगी, भगवान की भक्ति से जुड़ेंगी, तो कुछ ऐसी लीला होगी जो इन्हें कर्मा फेस करना है, इनका कर्म इनको सिखा जाएगा, और हमारा कर्म हमें हमारा बेस्ट वर्जन बना जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको हीलिंग मिले और दिव्य मार्गदर्शन से आप जुड़ पाएं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।